हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है एनडी एजुकेशन क्लासेस में। तो हम राजस्थान जीके का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके का अपना टॉपिक चल रहा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज इसका तीसरा लेक्चर है, तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि हम धीरे धीरे और अच्छा स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी, क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। धीरे धीरे अपना टॉपिक चल रहा है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा अपना मैटर तैयार हो जाएगा। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्कतम मरुस्थल वाला पोर्शन मैंने आपको करवा दिया था। आज जो इसका दूसरा हमने डिवाइडेशन किया था 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे हमने नाम दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके हमने ये 4 उपविभाग बनाए थे। वही मैप है आपके सामने, आपने भी अपना खोल रखा होगा मैप। तो इसमें इसके 4 जो उपविभाग हमने किए थे मैप में, सबसे पहला घग्गर, दूसरा शेखावाटी, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा लूणी बेसिन। ये जो है वैसे तो शुष्कतम मरुस्थल का ही भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ही सारा का सारा भाग है, लेकिन इस क्षेत्र में नदियों के कारण ये थोड़ा थोड़ा मैदानी स्वरूप प्राप्त कर लेता है। मैदान के जैसा भाग, मैदान के जैसे भाग का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जो कि ये अर्धशुष्क मरुस्थल में है। घग्गर बेसिन घग्गर नदी के कारण, ये कांतली नदी के कारण और ये लूणी नदी के कारण, नदियों के कारण, और ये अरावली का विस्तार होने के कारण थोड़ा उच्च भूमि है, इसी कारण इसका नाम नागौरी उच्च भूमि है। तो इन सभी पार्ट्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा, अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र, ये सारा का सारा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले घग्गर नदी वाला क्षेत्र। अर्थात घग्गर बेसिन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घग्गर बेसिन। तो ये देखिए, जो ऊपर वाला राजस्थान का मैप है, इसी तरीके से ये घग्गर नदी बेसिन वाला क्षेत्र है, सिर्फ वही बनाया है मैंने। इसमें इस ओर से हिमाचल प्रदेश में कालका नामक स्थान से घग्गर नदी का उद्गम होता है। कालका हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ये मान लीजिए ऐसे घग्गर नदी आ रही है। अपवाह तंत्र में इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में। जब अपवाह तंत्र करेंगे, कालका से इसका उद्गम होता है, कालका नामक स्थान से। हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है ये टिब्बी के पास से। तो हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद घग्गर नदी हनुमानगढ़ के पास आकर की, भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, इसके पास आकर ये सूख जाती है नदी, अर्थात लुप्त प्राय हो जाती है। आजकल ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो ये लुप्त ही होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन शब्दावलियों की, किस किस प्रकार की इस नदी की या इस क्षेत्र की विशेषताओं का हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में बात करते हैं। किस किस प्रकार की यहाँ पर शब्दावलियाँ हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो एक शब्द है योद्धेय। योद्धेय का क्या तात्पर्य है? प्राचीन समय में एकदम इनिशियल रूप से इस क्षेत्र को योद्धेय कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो योद्धेय नामक जाति का निवास होने के कारण इस क्षेत्र में योद्धेय जाति के लोग रहते थे। योद्धेय नामक जाति का ये निवास स्थान होने के कारण ये क्षेत्र सारा का सारा प्राचीन समय में योद्धेय कहलाता था। उसके बाद इस क्षेत्र में 295 ईस्वी में, आपको पता है 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा इस क्षेत्र में भटनेर दुर्ग बनवाया गया। भूपत भाटी ने एक दुर्ग बनवाया इस क्षेत्र में, तो अपने ही नाम पर, भूपत भाटी होने के कारण अपने ही नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया भटनेर, 295 ईस्वी में। तो उसके बाद से इसका नाम हो गया भटनेर। अब भटनेर दुर्ग से आगे क्या स्टोरी हुई कि 1805 ईस्वी में, पहले मैं बेसिक बात कर रहा हूँ इस क्षेत्र के परिचय के बारे में कि इस क्षेत्र का किस किस प्रकार से नामकरण और विकास चला। इसके बाद 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इसे जीत लिया। 1805 ईस्वी में बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने इसे जीत लिया और इस भटनेर दुर्ग का नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। मंगलवार के दिन इन्होंने इस दुर्ग को जीता था। 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीता, तो मंगलवार अर्थात हनुमान जी के नाम पर फिर इस दुर्ग का नाम भटनेर की जगह हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ से आगे क्या विकास हुआ
कि इस क्षेत्र का एक प्राचीन नगर था, पूरे क्षेत्र का, इस पूरे क्षेत्र में भटनेर दुर्ग ही एकमात्र दुर्ग था जिसे सूरत सिंह ने जीत लिया, तो इस पूरे क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ हो गया। अब इस हनुमानगढ़ में एक प्राचीन नगर था इस ओर, जिसका नाम था रामनगर। इस रामनगर को 1920 ईस्वी में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इसको पुनः बसाया। इसमें बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए और इसका एक प्रकार से पुनः इसको बसाया, रामनगर नामक नगर को, इसी क्षेत्र में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1920 ईस्वी में। तो फिर इस रामनगर का नाम पढ़ के क्या हो गया, गंगानगर, जो कि वर्तमान में अपना श्री गंगानगर जिला है, वही गंगानगर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा बसाया गया रामनगर के स्थान पर। तो ये इस पूरे क्षेत्र के बारे में हमने सामान्य चर्चा की। प्राचीनतम नाम इनिशियल रूप से योधेय रहा, क्योंकि योधेय नामक जाति का निवास स्थान था। इसके बाद 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा यहाँ पर दुर्ग बनाया गया। भूपत भाटी ने दुर्ग का निर्माण करवाया, इसलिए भूपत भाटी के ही नाम पर दुर्ग का नाम भटनेर रहा। आज भी दुर्ग का नाम भटनेर ही है। उसके बाद 1805 ईस्वी में बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को जीता, मंगलवार के दिन जीता, तो हनुमान जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ हो गया। फिर इस क्षेत्र के प्राचीन नगर रामनगर के स्थान पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने पुनः नगर बसाया, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर श्री गंगानगर कहलाया। ये हमने सामान्य बातें की इस क्षेत्र के बारे में। अब घग्गर नदी की कुछ एक दो विशेषता देखते हैं इस क्षेत्र में, जो घग्गर नदी के साथ जुड़ी हुई है। घग्गर नदी कालका हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है राजस्थान में, और आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये हम सारा अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे कि आंतरिक प्रवाह क्या होता है, अर्थात ये किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, बस यही मतलब होता है। बाकी हम अपवाह तंत्र में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो घग्गर नदी भटनेर दुर्ग के आसपास आकर के विलुप्त हो जाती है, अर्थात उससे आगे इसका पानी नहीं जा पाता है। तो भटनेर दुर्ग के पास विलुप्त होने के कारण ये एक प्रकार से इस क्षेत्र में शुष्क घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी नदी है और बहुत सारा पानी एक साथ लेके जा रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल शुष्क घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। वर्षा ऋतु में बस थोड़ा सा पानी इसमें रहता है अभी के समय में। हनुमानगढ़ जिले में ये शुष्क घाटी के रूप में प्रवाहित होती है, और इस शुष्क घाटी को ही यहाँ पर बोलते हैं नाली। ये शब्दावली अपने को याद रखनी है, नाली। घग्गर नदी को, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी की शुष्क घाटी को नाली बोला जाता है। और घग्गर नदी द्वारा जो ये आसपास का निर्मित मैदान है, जो ये सारा का सारा घग्गर नदी ने इस मैदान का जो निर्माण किया है आसपास में, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। वैसे तो ये बासमती चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मैदान को बोलते हैं पाट। घग्गर नदी निर्मित हनुमानगढ़ जिले में ये मैदानी क्षेत्र पाट कहलाता है। तो ये दो शब्दावलियाँ, एक नाली और एक पाट, घग्गर नदी के बारे में हमको याद रखनी है। अब घग्गर नदी के ही पैरेलल यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है, जल संरक्षण से ही संबंधित है। आजकल जो कि समस्या का भी कारण बना हुआ है किसी एक क्षेत्र में, वैसे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। उसने पूरे पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी नहर जो हम बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर इसी क्षेत्र में घग्गर नदी के पैरेलल इंदिरा गांधी नहर है। जैसे यहाँ से ये मान लीजिए इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिके बैराज से आती है। हरिके बैराज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर का, और यहाँ पर ये पंजाब में हरिके बैराज, पंजाब में हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी जिसे कहते हैं। अब राजस्थान में यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में ये मसीता वाली हेड है। तो हनुमानगढ़ जिले में मसीता वाली तक इस नहर के पानी का और कहीं भी वितरण नहीं होता है। मतलब इस नहर में जितना पानी एकदम स्टार्टिंग से चलता है, बिल्कुल हरिके बैराज से चलना शुरू होता है, उतना का उतना पानी मसीता वाली तक एक जैसा आता है। इसका किसी भी अन्य जगह वितरण नहीं होता है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस नहर के इस टुकड़े में जितना पानी है उतना का उतना पानी रहेगा। इसलिए इस टुकड़े को एक तो नाम बोलते हैं राजस्थान फीडर, क्योंकि राजस्थान के लिए निकाली गई है। पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब और हरियाणा भी क्रॉस करके आती है, लेकिन फिर भी उनको इसका पानी नहीं मिलता है। पानी इसका सारा का सारा राजस्थान तक ही आता है, मसीता वाली तक राजस्थान फीडर है। ये काफ़ी लंबाई है इसकी।
तो इस पूरे टुकड़े में, इस नहर के इस पूरे क्षेत्र में पानी, हमेशा पानी भरा रहने के कारण अब क्या होने लगा है पिछले कुछ वर्षों से कि इस नहर के पानी का रिसाव होने लगा है। थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर थोड़ा थोड़ा पानी का रिसाव होने लगा है। पानी का रिसाव होने से क्या हुआ कि जो भूमि के अंदर जो हल्के हल्के लवण होते हैं, जो हल्के लवण हैं वो कैपिलरी क्रिया के द्वारा, केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा सतह पर आने लगे हैं, भूमि की सतह पर आने लगे हैं, ऊपर आने लगे हैं। अब उनके ऊपर आने से क्या हुआ कि खेती के लिए जो ज़मीन है उसका, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। क्यों? भूमि लवणीय होने लगी, ऊसरता बढ़ने लगी भूमि में काफ़ी सारे लवण ऊपर आने लगे। तो इस समस्या को इस क्षेत्र में बोलते हैं सेम। पूरा पंजाब और हरियाणा में भी यही समस्या है, लेकिन हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ये सेम समस्या है इस क्षेत्र में कि इस नहर के कारण, पानी रिसाव होने के कारण, लवणों के ऊपर आने के कारण जो भूमि है वो लवणीय युक्त हो रही है, बहुत लवणता उसमें आ रही है। तो इस कारण इसे सेम समस्या बोलते हैं। और इस सेम समस्या का इलाज क्या है, कैसे ये इसका समाधान निकाला जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग करके, यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है सेम समस्या के लिए। मुख्यतः प्रभावित क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ में रावतसर तहसील सबसे ज़्यादा प्रभावित है सेम समस्या से। तो एक ये शब्द हमें याद रखना है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्धशुष्क मरुस्थल वाले भाग में घग्गर बेसिन में हमें क्या याद रखना है? पहले तो मैंने इसकी आपको सामान्य जानकारी दी, उसके बाद इसके नाली, पाट और ये सेम समस्या, और बस ये सारा का सारा घग्गर बेसिन वाला क्षेत्र हुआ। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रदेश में, इसके दूसरे विभाग में शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन मान लीजिए ये सारा शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी बेसिन है। शेखावाटी बेसिन कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, मान लीजिए ये सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। इन खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है। सीकर के बाद झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। वही आंतरिक प्रवाह की नदी है सेम। तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद सीकर से झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो रही है। तो इस नदी के कारण यहाँ जिस भाग का निर्माण हुआ वो सारा का सारा मैदानी प्रदेश, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सारा का सारा क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिलों में डिवाइडेशन है इसका। उसमें 2 जिले थे, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ पर चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जिलों का ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो इन तीनों जिलों के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। शेखावाटी क्यों बोलते हैं? तो शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार होने के कारण। शेखा सामंत कौन थे? जो आमेर रियासत में हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज कछवाहा, उन्होंने ये क्षेत्र अपने सामंत शेखा को दे दिया था। तो शेखा ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और शेखा सामंत का ये सारा का सारा क्षेत्राधिकार होने के कारण सबसे पहले ये क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी। अब शेखावाटी क्षेत्र के बाद जो सीकर वाला रीजन है, सारा का सारा सीकर वाला जो क्षेत्र है, ये सारा सीकर वाले क्षेत्र में इसके बाद तंवर राजवंश का भी क्षेत्राधिकार रहा। तंवर राजवंश ने भी यहाँ पर शासन किया, तंवर जाति के शासकों ने। तो तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण सीकर वाला, सिर्फ शेखावाटी तो पूरा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ सीकर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी भी कहलाता है, क्योंकि तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार रहा सिर्फ सीकर वाले क्षेत्र में। तो ये तोरावाटी कहलाता है, शेखावाटी तो सारा है ही। अब एक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, वो आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, वो आपको समझना भी है। कैसे उसको समझोगे देखिए। चलिए साफ कर देता हूँ तो मैं। आपने इंडियन ज्योग्राफी में या और कहीं भी नदियों का जो क्रम पढ़ते हैं, हम नदियों के द्वारा निर्मित होने वाले मैदानों का जो क्रम पढ़ते हैं, किस किस प्रकार के नदी द्वारा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो सब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक शब्दावलियाँ हमारे काम आती है। जैसे नवीन जलोढ़, खादर, बांगड़, तराई और भी अन्य प्रकार के जो संरचनाएं नदी बनाती है, वो सारी की सारी संरचनाएं हम देखते हैं नदियों में। तो इसी में जो एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो मैदान होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बांगड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगड़ बोलते हैं। राजस्थान का सारा क्षेत्र, राजस्थान के सभी नदी बेसिन
जितने भी हैं वो सारे के सारे बांगड़ क्षेत्र ही हैं, सारे के सारे प्राचीन निर्मित मैदान हैं नदियों द्वारा। नवीन निर्मित मैदान कोई भी नहीं है। नवीन निर्मित मैदान को खादर बोलते हैं। लेकिन राजस्थान के सारे क्षेत्र बांगड़ है। लेकिन राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र प्रसिद्ध कौन सा हुआ, तो सिर्फ झुंझुनू वाला। सिर्फ झुंझुनू के क्षेत्र के लिए ये बांगड़ शब्द हम यूज़ में लेते हैं। ज़्यादा प्रसिद्ध इसी को मानते हैं, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण। प्राचीन निर्मित मैदान है कांतली नदी द्वारा, इसीलिए इसको बांगड़ बोलते हैं। वैसे सारा ही राजस्थान बांगड़ है, लेकिन झुंझुनू वाला बांगड़ प्रसिद्ध है। तो ये एक शब्दावली आपको और याद रखनी है, बांगड़ स्पेसिफिक कांतली नदी क्षेत्र में झुंझुनू जिले वाले क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो शेखावाटी हुआ, तोरावाटी हुआ और बांगड़ शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जल संरक्षण से संबंधित कुछ एक शब्दावलियाँ, जैसे सबसे पहले तो जोहड़। जोहड़ क्या होता है? तो शेखावाटी क्षेत्र के जो कच्चे कुएं होते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुओं को जोहड़ बोलते हैं। बस शब्दावलियाँ हैं, आपको याद रखनी है। इसके बाद नाडा, या कहीं कहीं नाडी भी लिखा मिलता है। ये क्या होते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के पक्के कुएं। ये कच्चे कुएं हो तो जोहड़ और पक्का कुआं हो तो नाडा या नाडी, स्पेसिफिक शेखावाटी क्षेत्र में ही, चूरू झुंझुनू सीकर वाले क्षेत्र में। एक शब्द मिलता है सर। सर क्या होता है? सर होता है छोटा तालाब। शेखावाटी क्षेत्र में छोटे तालाब को सर बोलते हैं। जैसे शेखावाटी क्या, ये तो वैसे पूरा विस्तार वाले क्षेत्र में ही आता है। नागौर वाले क्षेत्र में, बीकानेर तक भी सर ही बोला जाता है छोटे छोटे तालाबों को, जैसे पर्वत सर, लूणकरण सर, जैत सर, जैत सिंह के द्वारा बसाया गया जैत सर। ऐसे सारे के सारे ये तालाबों के किनारे जो जिसने नगर बसा दिया, तो उसी तालाब के नाम पर उस गांव का नाम पड़ जाता था। तो सर अर्थात छोटे तालाब, जोहड़ कच्चे कुएं, नाडा या नाडी पक्के कुएं। ये 2-3 और शब्दावलियाँ हैं शेखावाटी क्षेत्र में। तो ये अपना हुआ शेखावाटी बेसिन, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र वाला क्षेत्र। तो अर्धशुष्क मरुस्थल के अपने 2 भाग कंप्लीट हुए। अब तीसरा भाग हम देखते हैं, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र जो है, जैसे मान लीजिए ये सारा का सारा क्षेत्र है, तो इसमें मुख्य रूप से 2 जिले कवर होते हैं, एक तो नागौर और एक बीकानेर। तो अरावली की कुछ छोटी छोटी टूटी फूटी पहाड़ियों का ये विस्तार क्षेत्र होने के कारण ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है यहाँ पर अरावली की, इसी के कारण इसको नागौर उच्च भूमि कह रहे हैं। और उन छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखलाओं को यहाँ पर क्या बोला जाता है? नागौर में श्रेणियाँ। तो नागौर क्षेत्र में पहाड़ियों की छोटी छोटी श्रृंखलाएँ मिलती है, छोटी छोटी कटी फटी अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं जिन्हें इस क्षेत्र में श्रेणियाँ बोला जाता है। तो इन श्रेणियों में हमें याद रखना है, एक तो 3 श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट है, वो तीनों याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो एक ये मकराना श्रेणी, ये मांगलोद श्रेणी, और ये अजमेर तक है जायल श्रेणी। जायल नागौर में है, तो जायल नागौर से लगा करके पुष्कर अजमेर तक पूरी की पूरी ये जायल श्रेणी है। ये हुई मकराना श्रेणी, ग्रीन स्केच से लिखते हैं। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने सुना होगा, सफ़ेद मार्बल के लिए। सफ़ेद संगमरमर जो मार्बल होता है, ये है मांगलोद श्रेणी, जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जिप्सम काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है। और ये है जायल श्रेणी, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक इसका विस्तार है। इस जायल श्रेणी में फ्लोराइड की अधिकता है, यहाँ से फ्लोराइड अधिक मिलता है। तो जायल श्रेणी में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र में पानी में भी फ्लोराइड ज़्यादा होगा। पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होने से क्या होगा? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है इस क्षेत्र के लोगों को। फ्लोरोसिस रोग में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होकर ऐसे मुड़ने लगती है, तो जिसे हम बोलते हैं ना कुबड़ निकलना, तो वो इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, इस क्षेत्र के लोगों में, जिसके कारण इस क्षेत्र को ही एक नाम दे दिया जाता है कुबड़ पट्टी। अर्थात इस पूरे बेल्ट को कुबड़ पट्टी, या शरीर को बांका शरीर इनका हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बांका पट्टी। आम भाषा में बोले तो
कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, जायल श्रेणी वाला क्षेत्र फ्लोराइड की अधिकता के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, याद रखना है आपको। जायल श्रेणी में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण हड्डियों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मुड़ने लगती हैं। इस कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी बोलते हैं। विशेष याद रखना है तो नागौर के लिए, विशेष रूप से नागौर और अजमेर वाला बीच का बेल्ट। तो ये हुआ अपना नागौर उच्च भूमि। अच्छा, नागौर और बीकानेर के प्राचीन नामों के बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे नागौर में सपादलक्ष, इसका प्राचीन नाम मिलता है हमें, और सपालदक्ष और बीकानेर का जांगल प्रदेश। तो मरुस्थलीय झाड़ियों के कारण बीकानेर वाले क्षेत्र को जांगल प्रदेश बोलते थे। यहाँ से जोधपुर के राव बीका ने आकर के 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की, और नागौर में सपालदक्ष की स्थापना की वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में। इसके बाद अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग शासकों के अधीन रहा ये क्षेत्र, वो आप हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इसकी भौतिक विशेषताएं इसी प्रकार की हैं। यहाँ पर बस छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनके बारे में हमने देखा, श्रेणियाँ इनको बोलते हैं, मकराना, मांगलोद और जायल। अब अंतिम हमारा इसका विभाजन लूणी बेसिन, फिर हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश समाप्त। लूणी बेसिन की बात करते हैं। मान लीजिए ये क्षेत्र है सारा, लूणी बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो जालौर, एक पाली, इधर जोधपुर, और ये बाड़मेर। लूणी नदी का आपने प्रवाह क्षेत्र देखा होगा, ये नहीं तो हम अपवाह तंत्र में भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा। जब लूणी नदी पढ़ेंगे तो अरब सागरीय नदियों में, तो अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है, नाग पहाड़ियों से। अजमेर में जो सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं, अगला चैप्टर अपना वही है, अरावली प्रदेश। तो अरावली की अजमेर में जो विस्तार है नाग पहाड़ियों के रूप में, नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर से। अजमेर के बाद नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, ये पूरा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो यहाँ से अजमेर इसके बाहर है, देखो अजमेर को हम इसमें लूणी नदी बेसिन में शामिल नहीं कर रहे हैं। अजमेर अपना अरावली में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। नागौर ऊपर नागौर उच्च भूमि में आ गया, और अजमेर अरावली वाले क्षेत्र में आएगा। यहाँ पर पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर मरुस्थलीय प्रदेश में इसकी बात हो रही है। तो नागपहाड़ी अजमेर से यूँ लूणी नदी निकलती है, पूरा नागौर, पाली, बाड़मेर, और फिर ये गुजरात में कच्छ रण वाले क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है, जिसका अरब सागर में मिलन हो जाता है। तो ये लूणी नदी इस तरीके से है। तो ये सारा का सारा मैदान, ये सारा का सारा अर्धशुष्क मरुस्थल लूणी नदी और उसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये सारा का सारा क्षेत्र है लूणी नदी द्वारा। तो लूणी नदी के यहाँ पर हमें विशेषताएं देखनी है। सबसे पहले तो एक यहाँ पर हमें कुछ एक नाम देखने हैं कि किस प्रकार से इनका विकास हुआ है। सबसे पहले गोड़वाड़। तो गोड़वाड़ नाम क्यों पड़ा? गौड़ जाति का निवास होने के कारण हुई। इनिशियल रूप से इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को गोड़वाड़ बोलते थे, गौड़ जाति का निवास स्थान होने के कारण। ठीक है। इसके बाद 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने यहाँ पर शासन किया और मंडोर की स्थापना की। तो 7वीं सदी के आसपास इस क्षेत्र का नाम रहा मंडोर, गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय। इसके बाद 12वीं सदी में राव सिंहा ने यहाँ पर मारवाड़ की स्थापना की। हमें पता है, इतिहास में पढ़ते हैं हम, राव सिंहा ने मारवाड़ के आदि पुरुष कहलाते हैं। राव सिंहा ने मारवाड़ की स्थापना की 12वीं सदी में। उसके बाद आवल बावल संधि के समय 1459 में राव जोधा के द्वारा ये क्षेत्र जोधपुर कहलाया। राव जोधा ने जोधपुर इसकी स्थापना की, जोधपुर की स्थापना की आवल बावल संधि के समय। ये सारा हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री में। तो गोड़वाड़ गौड़ जाति का निवास स्थान होने के कारण, फिर मंडोर, फिर मारवाड़, और फिर राव जोधा के द्वारा जोधपुर। ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हुए, किस किस तरीके से इसका विकास क्रम रहा। अब इसकी कुछ एक भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कैसी संरचनाएं मिलती हैं। तो बाड़मेर में एक जगह है, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से है लूणी नदी वाला।
बाड़मेर में एक स्थान है, मैंने आपको शुष्कतम मरुस्थल में बताया था मगरा पहाड़ियों के बारे में। तो जो बालोतरा है, बालोतरा से सिवाना, ये सिवाना भी बाड़मेर में ही है, बालोतरा से सिवाना के बीच गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं कुछ, पूरी की पूरी 56 है, ऐसे गुंबद के रूप में है, गुंबद होता है ना, तो गुंबदाकार 56 पहाड़ियाँ हैं बालोतरा से सिवाना के बीच, जालोर बाड़मेर ज़िले में। बालोतरा से सिवाना के बीच 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, इस कारण इसको बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ या 56 पर्वत। 56 के नाम से कई चीज़ें हैं राजस्थान में। 56 का मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 पहाड़ियाँ, बाड़मेर में एक 56 अकाल भी पड़ा था। तो ये है 56 पर्वत। 56 पर्वत है बालोतरा से सिवाना के बीच में बाड़मेर ज़िले में, 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ होने के कारण। अब ये एक विशेषता हो गई इसकी। अब इसी 56 पर्वत की एक चोटी है जिस पर नाकोड़ा भैरव मंदिर बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाकोड़ा भैरव मंदिर बाड़मेर में है, 56 पर्वत पर है। जिस चोटी पर ये नाकोड़ा भैरव मंदिर बना हुआ है, फिर उस चोटी का नाम स्पेशल क्या हो गया, नाकोड़ा पर्वत। बस इस मंदिर के कारण इस चोटी का नाम अलग से हो गया नाकोड़ा पर्वत। बाकी ये इन्हीं 56 पर्वत का ही भाग है, 56 गुंबदाकार पहाड़ियों का ही भाग है, ठीक है। ये हो गया नाकोड़ा भैरव मंदिर के कारण नाकोड़ा पर्वत। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक पहाड़ियों का क्रम जालोर ज़िले में भी है। जालोर में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा एक गांव है, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हमें मिलती है उनको बोलते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर ज़िले में। इन पहाड़ियों में एक चोटी है जिसका नाम है डोरा पर्वत, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ही है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पास ही एक और पहाड़ियों की श्रेणी मिलती है जिसे बोलते हैं ग्रेनाइट पर्वत। ये भी जालोर ज़िले में है। यहाँ पर काफ़ी ग्रेनाइट निकलता है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट हब, ये सारा का सारा जालोर को ही बोलते हैं। तो जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक पर्वत चोटी जो डोरा पर्वत के नाम से है, वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पास में ही एक अन्य पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसे ग्रेनाइट पर्वत बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ग्रेनाइट निकलता है जालोर ज़िले में ही। जालोर में एक और इम्पोर्टेंट संरचना है, एक क्षेत्र है जालोर का सांचौर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सांचौर में क्या होता है कि लूणी नदी और उसके साथ उसकी 4 और सहायक नदियाँ मिल जाती है। लूणी की काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से 4 सहायक नदियाँ लूणी नदी के साथ मिल जाती है, तो कुल मिलाकर 5 नदियाँ होंगी सांचौर के पास। सांचौर नामक क्षेत्र में लूणी के साथ 4 और सहायक नदियाँ मिलने के कारण कुल 5 नदियाँ हो गई। तो 5 नदियों का संगम होने के कारण सांचौर को क्या बोला जाता है, पंजाब। कैसा पंजाब, राजस्थान का पंजाब। वैसे तो पंजाब है हमारे, लेकिन सांचौर में 5 नदियाँ मिलने के कारण इसको बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। तो ये हुआ हमारा लूणी नदी बेसिन। एक और आपको इसमें बात याद रखनी है कि 56 पर्वत में, जो मैंने आपको 56 पर्वत बताया, 56 पर्वत में 56 जो गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, उनमें एक पर्वत है जिस पर पीपलूद गांव है। वहाँ पर पीपलूद गांव, जहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। तो पीपलूद गांव में हल्देश्वर महादेव मंदिर होने के कारण ये क्षेत्र इसी नाम से जाना जाता है, पीपलूद हल्देश्वर, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में अगर देखें तो पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान का। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। ठीक है, ये आप इसको एक संज्ञा दी जाती है, ये याद रखनी है। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू इसे बोला जाता है। तो ये हुआ अपना लूणी बेसिन भी कंप्लीट। इसी के साथ अपना अर्धशुष्क मरुस्थल भी पूरा होता है। अर्धशुष्क मरुस्थल अर्थात पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दोनों विभाग अपने कंप्लीट कर दिए, 25 सेमी से कम वर्षा वाले और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले। तो फाइनली अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा टॉपिक था, लेकिन धैर्य के साथ आपने पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद।
अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अरावली पर्वतमाला से शुरुआत करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का